Hello everyone. In this video I will be discussing the concept of passing objects to a function and returning objects from a function. I will be discussing the various techniques. I will start with the concept of passing by value, how to pass an object by value to a function. Then I will be discussing how to pass an object by a pointer, followed by how to pass an object using reference variable into a function. Then I will be discussing how to return an object from a function. The various techniques that I will be discussing is how to return an object by value, by pointer, and then how to return an object as a reference variable. So let's go. अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास को पास करते हैं एक फंक्शन को। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि किसी प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल को, जैसे कि इंट टाइप या फ्लोट टाइप या डबल टाइप, इनको हम पास करते हैं टू अ फंक्शन। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास को भी पास कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या फायदा होता है कि जो फंक्शन होता है उन ऑब्जेक्ट्स पे डायरेक्टली काम कर सकता है, यानी कि ऑपरेट कर सकता है। यानी कि अगर उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट में कुछ डेटा पास किया, जैसे उसके मेंबर्स, उसको रीड कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कौन कौन सी वैल्यूज पास है, और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, तो ऑपरेट कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। तो पासिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, हमारा कोड मॉड्यूलर हो जाता है और फंक्शंस को यूज करके और ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। तो फंक्शंस को ये एडवांटेज मिलता है। अब हमारे पास अलग अलग वेज होते हैं जिसके साथ हम ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं। तो हमारा पहला है बाय वैल्यू, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करेंगे और उस केस में उस कॉपी के ऊपर हम काम करेंगे। फिर हम उसको एज अ बाय पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल का कंसेप्ट यूज करेंगे, और बाय रेफरेंस यानी कि अलाइस क्रिएट करके उसको हम पास करेंगे। तो इन तीनों टेक्निक्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम पास बाय वैल्यू को डिस्कस करते हैं। पास बाय वैल्यू जैसे कि हम नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल्स में करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के केस में जब एक ऑब्जेक्ट को, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है फंक्शन को बाय वैल्यू, तो उसकी एक कॉपी बनाई जाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक और ऑब्जेक्ट की कॉपी बना के क्रिएट करके और उसको पास करके यूज किया जाता है फंक्शन में। तो इसके लिए हमारे पास जब कॉपी जाती है तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हमारे पास रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जब उसकी कॉपी गई है तो उस केस में हम जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल क्लास बना रहा हूँ बॉक्स, जिसमें एक ही डाटा मेंबर है लेंथ, और हमने उसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है जिसके अंदर वो लेंथ की वैल्यू को इनिशियलाइज कराएगा। उसके अलावा मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। अब हम इस क्लास का जब भी मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर हमने यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि उसका एल की वैल्यू को हमने स्पेसिफाई करना, तो ये एल की वैल्यू है, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल करके लेंथ की वैल्यू को, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब इस केस में हमने एक चेंज लेंथ फंक्शन कॉल किया है। अब यहाँ पे जो हम b1 पास कर रहे हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है। तो इस आर्ग्यूमेंट को हम एक फंक्शन में बना के, तो इसकी फंक्शन की डेफिनेशन ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फंक्शन का नाम हमने रखा है चेंज लेंथ, और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न वाला केस नहीं शो किया। तो यहाँ पे हमने वॉइड लिखा हुआ है, और इसको जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया है, ये एक पैरामीटर है जिसका नाम हमने बी रखा हुआ है। और ये किस टाइप का है? अगेन ये उस क्लास टाइप का है जिसकी हमने ऑब्जेक्ट को पास किया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लेंथ की जो भी वैल्यू पास की, जैसे हमने 50 ओरिजिनल थी तो उसकी चेंज कर दी है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर उसको मॉडिफाई कर दिया है, और इनसाइड अ फंक्शन अब हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे और इसकी ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनसाइड, इसके बाद भी हम डिस्प्ले कॉल कर सकते हैं, इससे पहले भी डिस्प्ले कॉल कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग इंस्टेंसेस में हम जो भी इस लेंथ की डेटा मेंबर की वैल्यू होगी उस ऑब्जेक्ट की, हम उसको डिस्प्ले करा के उसकी वैल्यूज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्योंकि 50 था, जब उसकी लेंथ 50 थी डाटा मेंबर की, तो वो उसमें चेंज नहीं आएगा जब ये कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ पे इंटरनली होता क्या है कि जब भी हम इसको पास बाय वैल्यू पास करते हैं तो कंपाइलर कॉल करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ये हम आगे जाके कंस्ट्रक्टर्स की टाइप पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे हम देखेंगे कि ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है ऑब्जेक्ट की, और फंक्शन जो काम करता है उस डुप्लीकेट पे काम करता है। और जैसे ही फंक्शन का बॉडी यहाँ पे एंड करती है, यहाँ पे उसका कंट्रोल एंड होता है, तो कॉपी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि जब हम फंक्शन में एंटर करते हैं तो उसका बॉडी के अंदर तो वो कॉपी की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है उसका जो स्कोप है वो एग्जिस्ट करता है ओनली विद इन द फंक्शन। अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम क्या है कि फंक्शन एंट्री पे क्रिएट हुआ और फंक्शन एग्जिट पे वो डिस्ट्रॉय हो गया। और एनी चेंजेस जो भी हम कॉपी में काम मतलब एक तरह से आइसोलेशन का फैक्ट है कि एनी चेंजेस अगर हम परफॉर्म करते हैं उस कॉपी में तो वो ओरिजिनल पे कोई असर नहीं करता। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके साथ होता क्या है, फायदा क्या होता है? एक तो प्रिवेंट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और उसमें हम चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ हम कॉपी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही एडवांटेजेस वे है पास करने का एक ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन। और ये है पास बाय वैल्यू केस में। इसी तरह अगर हमारे पास हमें डोंट नीड टू वरी अबाउट रेफरेंस और पॉइंटर सिंटैक्स, जो बेसिकली एक नोविस या बिगनर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक वेरिएबल का नाम पास हो रहा है तो ये काफी इजी माना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इंश्योर करता है एनकैप्सुलेशन एंड डेटा सेफ्टी। एक्चुअली पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एनकैप्सुलेशन को इंश्योर करता है और इस तरह से ये फायदा देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, ये लाइट वेट और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये हम अगर, क्योंकि हम बट ऑब्वियस है जब हम कॉपी करेंगे तो उसकी कॉपी बनेगी, तो लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में ये फायदा नहीं करेगा क्योंकि उसमें ओवरहेड बहुत बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास ये तभी यूज किया जाए जब हमारे पास स्मॉल, क्योंकि कॉपी के केस में हमारे पास ये अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे यानी कि डेटा मेंबर एक आधा ही होगा तो उस केस में फास्ट और इनएक्सपेंसिव हो जाएगा, नहीं तो परफॉर्मेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के केस में बिल्कुल नहीं यूज करता है। तो उस केस में हम पास बाय पॉइंटर या पास बाय स्मार्ट पॉइंटर्स भी ऑप्शन है, तो उसमें सिर्फ एड्रेस पास किया जाता है, उसको हम प्रेफर करते हैं। तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में नहीं यूज किया जाता, ये लेस एफिशिएंट होता है। या उसको वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब ऑब्जेक्ट्स भी हो तो उस केस में भी हम इसको अवॉइड करते हैं। तो अब हम इसका एक कोड देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसी कोड को हम मॉडिफाई करके वहां पे रन करके चेक करते हैं। अब हम पास बाय वैल्यू का इस कोड में हम यहाँ पे एक क्लास बनाने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया बॉक्स क्लास बना रहे हैं। इसके अंदर हम पब्लिक मेंबर्स बनाएंगे, जिसमें पहला डाटा मेंबर बना देते हैं लेंथ, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर के एग्जैक्ट वे हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कंस्ट्रक्टर बनाने का एक तरीका है। डिस्प्ले हमने एक फंक्शन बना दिया है, ये फंक्शन एक मैसेज प्रिंट करेगा कि इस वक्त लेंथ की वैल्यू क्या है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने सी आउट स्टेटमेंट डाली है। अब सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग हैश इंक्लूड, हमने रिटर्न टाइप इसकी वॉइड दे दी है यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस हमने यहाँ पे एसटीडी ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चेंज लेंथ नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पैरामीटर स्पेसिफाई किया है। यहाँ ये फंक्शन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट के जो हमने इसको कॉल करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट पास होगा और उसके अंदर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। तो उसकी वैल्यू को हम फिर डिस्प्ले भी करेंगे, और ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हमने वर्ड लिख दिया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉक्स क्लास। उसके बाद हम चेंज लेंथ फंक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, जो कि फंक्शन रिसीव करेगा एज अ पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू। अब इसके हमने चेंज होने से पहले, फंक्शन कॉल करने से पहले हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, इसलिए हमने डिस्प्ले पहले भी कॉल कर लिया और चेंज लेंथ होने के बाद भी हमने यहाँ पे वो वैल्यू कॉल कर लेंगे।
तो इस तरीके से जब हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ की वैल्यू 100 थी, फिर 200 हो गई, चेंज होके फिर दोबारा 100 हो गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो फंक्शन में लेंथ चेंज हुई है विद इन द फंक्शन। अब हम इस कोड में यहाँ पे शो करेंगे एक और एग्जांपल जिसमें पास बाय वैल्यू का, और साथ में यहाँ पे हम रिटर्न भी करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक क्लास टाइम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्या कोशिश करूंगा कि दो टाइम की वैल्यू, अलग अलग टाइम की वैल्यू ऐड करें। तो इसके लिए मैंने इस क्लास में हमारे पास सारे मेंबर्स मैंने पब्लिक रख दिए हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट रखने तो चाहिए बट हमारे पास उसको कोड बड़ा हो जाएगा, उसमें मल्टीपल फंक्शंस, तो इसलिए मैंने अभी फॉर द टाइमिंग पब्लिक रख दिए। अब मैंने यहाँ पे आवर्स और मिनट्स को डेटा मेंबर लिया और इनपुट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें यूजर इनपुट करेगा आवर्स और मिनट सेपरेटली, और सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है। इसके साथ साथ इस फंक्शन, इसके क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन डिस्प्ले बना दिया जो कि जो भी आवर्स और मिनट्स की वैल्यू है उसको डिस्प्ले करेगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है जो कि एग्जीक्यूट होगी जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। अब इस क्लास को बनाने के बाद मैंने एक ऐड टाइम करके फंक्शन बनाया जिसमें दो मतलब ऑब्जेक्ट्स को हम इनपुट करके जब ये कॉल होगा एज अ पैरामीटर t1 और t2 में जाएंगे। तो एक रिजल्ट नाम का मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी इस फंक्शन के स्कोप के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि आवर्स और मिनट्स को ऐड करके उस रिजल्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट आवर्स के अंदर दोनों के सम की वैल्यू, और इस तरह रिजल्ट डॉट मिनट्स में दोनों टाइम के मिनट्स की वैल्यू। हो सकता है कि जब हम जैसे 30 प्लस 40 ऐड करें 70 आए, तो उस केस में जब मिनट्स की वैल्यू मोर देन 60 हो जाती है तो हम आवर्स में एक आर प्लस कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने रिजल्ट डॉट मिनट को डिवाइड किया है 60 से, ताकि हम ऐड कर सकें एक आर फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 60, यानी कि 60 से बड़े अगर टाइम हो जाता है मिनट्स में तो उस केस में, और बाकी जो बचे मिनट्स हैं उसको मैं मिनट्स में स्टोर कर लूंगा। तो इस तरह से अब ये टाइम जो भी रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हम रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल वैल्यूज हैं, आवर्स और मिनट्स दोनों कंबाइन करके रिटर्न करना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट ही बना लिया और यहाँ पे मैंने टाइम नाम का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी आ गई है और वो पास बाय वैल्यू है। अब मेन फंक्शन में मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, उनकी वैल्यूज यानी कि दो अलग अलग टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, टाइम 1 टाइम 2। इनके आवर्स और मिनट्स मैं स्पेसिफाई करूंगा, तो इसलिए मैंने बार बार अलग से करने के बजाय इनपुट फंक्शन जो बनाया उसको मैं कॉल कर लूंगा, इनकी वैल्यूज मैं इनपुट करूंगा, इसी तरह टाइम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों टाइम को मैं ऐड करके सम करूंगा, तो सम इज इक्वल टू ऐड टाइम फंक्शन कॉल करूंगा और दोनों ये टाइम 1 और टाइम 2 दोनों ऑब्जेक्ट्स एज आर्गुमेंट पास होंगे। अब रिटर्न भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होना, तो इसकी डाटा टाइप में मैंने टाइम लिख दिया, और फाइनली जब सम ऑफ टाइम्स आएगा तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो सम जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इस मेन के अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसमें हम आवर्स एंटर करते हैं, पहले हम वो वैल्यू एंटर करते हैं जिसमें मिनट्स की वैल्यू 60 से कम है। तो यहाँ पे आप देखिए कि उसका आंसर ठीक आ गया, 50 मिनट्स आ गए, बट अगर वैल्यू बड़ी होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर ओके होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और वे ऑफ पासिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन, जिसको हम बात करेंगे पास बाय पॉइंटर। अब जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं एक फंक्शन को बाय पॉइंटर टू अ फंक्शन, इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो यूज किया जाता है इनसाइड द फंक्शन। यानी कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट जब पैरामीटर में रिसीव होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, इसलिए हम पास बाय पॉइंटर कहते हैं। जैसे कि, और इसमें एडवांटेज क्या होता है कि जब भी हम एनी चेंजेस मेड टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन, अगर हम वहां पे कोई भी उसमें मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं, देन इट अफेक्ट्स द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे हमने पिछले पास बाय वैल्यू के केस में देखा कि उसमें अफेक्ट नहीं हो रहा था, जैसे ही वो फंक्शन लीव करता है उस केस में उसका अफेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे तो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, और उसी
कंट्रोल उस फंक्शन तक रहता है, बट यहाँ पे एनी चेंजेस जो हम परफॉर्म करेंगे वो उसमें रहते हैं। अब हम वही क्लास ले लेते हैं जैसे कि हम कंसिडर कर रहे थे बॉक्स क्लास, तो इसमें वही हमने एक लेंथ डाटा मेंबर कंस्ट्रक्टर और डिस्प्ले फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है p1 नाम का और उसकी वैल्यू इनिशियल कर दी है 50। अब यहाँ पे जो चेंज लेंथ है वहां पे जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस, ये जो हमने लाइन लिखी है मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अब एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया है जैसे कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर रहे हैं। और ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ से जब पास होगा, जब ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ चेंज लेंथ। अब इस चेंज लेंथ फंक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं जब ये यहाँ पे रिसीव होगा, तो जब एड्रेस पास होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये एक पास बाय पॉइंटर के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पॉइंटर पास किया तो हमें मालूम है कि जब एक्सेस करना हो इसको, तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यहाँ पे हम ऐसे इसको यूज करते हैं, तो इसमें एरो ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और फाइनली हम इनसाइड द फंक्शन उसी तरह डिस्प्ले कर रहे हैं। बट अगर हम चेंज लेंथ के बाद इस पर्टिकुलर p1 की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हमने को देखेंगे कि अफेक्ट्स द ओरिजिनल, क्योंकि जो भी हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं वो ओरिजिनल को अफेक्ट करता है। तो इसमें एड्रेस होता क्या एक्चुअली इंटरनली, एड्रेस इज कॉपीड इनटू द पॉइंटर पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे इसका एड्रेस क्या होगा, कॉपीड, यानी कि एड्रेस इज कॉपीड, ठीक है, इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली एंड पॉइंट्स टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि अगर तो ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने अभी जैसे पास किया है इस क्रिएटेड नॉर्मली, और इसको हम जैसे कि यहाँ पे हम पास करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो एग्जिस्ट करेगा ओनली विद इन द फंक्शन इट इज डिक्लेयर, यानी कि ये जो स्टैटिकली हमने पास किया है और इसका जो स्कोप है, जैसे ही वो फंक्शन लीव करेगा उसका स्कोप खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड, यानी कि यहाँ से उसका वो एंड हो जाएगा इस पर्टिकुलर जब क्लोजिंग ब्रेसेस आती है फंक्शन की, एंड इट गोज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि उसको हम उसका स्कोप जो है वो एक्सटेंड कर सकें इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन से, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा डायनेमिकली यूजिंग न्यू। अब उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें इसको ऐसे इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे बॉक्स, मान लो उसका नाम हम लिख लेते हैं b2 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे 50। अब इस यहाँ पे जब हम इसको पास करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पे पास करेंगे, अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चेंज लेंथ b2। अब इसको पास करने के साथ साथ हमें यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा जो उसका स्कोप एंड करना है, तो स्कोप हम इसी फंक्शन में यहाँ पे डिलीट लिख के, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप न्यू के साथ ऑपरेटर क्रिएट करते हैं तो वो मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ता है सी में, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डायनेमिकली और इसका स्कोप एग्जिस्ट करेगा जब तक आप उसको मैनुअली डिलीट नहीं करते। तो इस तरह से ये प्रेफर हम इसको मेन में लिखते हैं जब हमने स्कोप खत्म करना, तो ये भी एक तरीका है कि हम डायनेमिकली करके उसका स्कोप एक्सटेंड कर सकते हैं उस फंक्शन से। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पास बाय पॉइंटर है वो कब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे व्हेन नीडेड के केस में हम जब यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जब हमने हमने इसको मॉडिफाई करना है किसको, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। अगर हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है तो उस केस में कि हम उसके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके फंक्शन के बाहर, तो हम पास बाय पॉइंटर प्रेफर करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमने यहाँ पे पीछे देखा था कि हमने लिखा था कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर हमने लार्ज ऑब्जेक्ट्स को पास करना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पास करना होता है, उसका एड्रेस, तो इसलिए यहाँ पे ये एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में कॉपीज नहीं बनती, सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी होता है, तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट लार्ज है तो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं व्हेन नीडेड। फिर उसके अलावा हमारे पास you can pass null pointer inside the function। अब ये
पास null pointer inside the function। ठीक है, टू इंडिकेट, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, टू इंडिकेट नो ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने नल पॉइंटर पास करना है तो ये भी एक तरीका है। ये बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हमने ऑप्शनल बिहेवियर शो करना हो कि अगर नल है तो ऐसा करें और अगर अदरवाइज ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो कुछ और करें, तो ये भी वहां पे। और अगर हमने एक और रीजन है सपोर्ट डायनेमिक बिहेवियर। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हमने जैसे ट्रीज, लिंक लिस्ट्स, रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर्स उनके साथ काम करना हो तो हम यहाँ पे पास बाय पॉइंटर का कंसेप्ट प्रेफर करते हैं। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि पहली तो बहुत ही सबको लग रहा है कि मोर कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स, बट अब इस पॉइंटर्स के साथ काम करते हुए हमें एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है, एम्परसैंड यूज करना पड़ता है एड्रेस पास करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम डायनेमिकली पास करें तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स मिलता है और यहाँ पे रिस्क ऑफ पॉइंटर एक्सेस, ये भी रीजन है कि अगर हमारे पास अगर पॉइंटर नल है और या अनचेक्ड रह जाता है तो क्रैशेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिस्क ऑफ मेमोरी लीक, ये इसलिए आती है आपको मालूम है, जैसे कि अगर हमने डायनेमिकली उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया पर हम उसको मैन्युअली डिलीट नहीं कर पाए, तो उस केस में अगर हमने न्यू के साथ जब किया और डिलीट नहीं यूज किया तो मेमोरी लीक का इशू आ सकता है। और रिस्क ऑफ तो डैंगलिंग पॉइंटर, तो पॉइंटर्स के साथ जो जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे विजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड एल्स और हमारे पास बट यूज्ड समवेयर एल्स, तो उस केस में वो डैंगलिंग पॉइंटर बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं स्मार्ट पॉइंटर्स, जैसे कि हम आगे देखेंगे। स्मार्ट पॉइंटर्स जिनको हम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल C++11 ऑनवर्ड्स हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स का कंसेप्ट है जिसमें हमें ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डिलीट कर हो जाता है और इसमें ये मतलब मेमोरी लीक का इशू नहीं आएगा, डैंगलिंग का फिर इशू नहीं आएगा। ठीक है, और बट ऑब्वियस थोड़ा सा पॉइंटर एक्सेस में ध्यान देना पड़ता है, बट रिलेटिवली इससे इजी होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास एडवांटेज होती है। तब इसका एक कोड देखते हैं और आउटपुट देखते हैं उसकी। अब यहाँ पे हम शो करेंगे पास बाय पॉइंटर कंसेप्ट, तो इसीलिए हमने पास बाय वैल्यू के केस में जो फंक्शन बनाया था उसी को कॉपी हमने क्लास को कर लिया और क्लास पासिंग ऑब्जेक्ट बाय पॉइंटर। तो इस केस में हमने सेम क्लास ले ली है। अब सी आउट के लिए हमने ये यूज भी कर लिया है, उसके साथ मेन फंक्शन जो हमने बनाया था वो भी सेम है तो उसको भी हमने कॉपी कर लिया। और अभी हम यहाँ पे चेंज लेंथ फंक्शन जो पास बाय वैल्यू केस में यूज किया था उसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने उस ऑब्जेक्ट को पास बाय पॉइंटर करना है तो इस केस में हम यहाँ पे उसका एड्रेस पास करते हैं ऑब्जेक्ट का, पासिंग द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन जिसकी बॉडी है उसके अंदर हमने पैरामीटर के अंदर पॉइंटर वेरिएबल लगा दिया जो कि इसको रिसीव करेगा। और अब इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यानी कि एरो ऑपरेटर की मदद के साथ करेंगे। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एड्रेस पास किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर पॉइंटर है और ये हमने एरो ऑपरेटर लगाया हुआ है उसको एक्सेस विद इन द फंक्शन। अब इसको हम रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर फंक्शन कॉल यहाँ पे चेंजेस ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, चेंजेस हो रहे हैं रिफ्लेक्ट। बट वही अगर हम पास बाय वैल्यू के केस में करते हैं तो उस केस में वो चेंजेस यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था नॉर्मली हम जैसे स्टैटिकली पास कर रहे हैं, अब हम इसको डायनेमिक पास करने के लिए न्यू ऑपरेटर के साथ इसको क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट, पिछली वीडियो में कैसे क्रिएट करते हैं बताया था मैंने। अब यहाँ पे हमें एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें एरो ऑपरेटर। अब इसको हम रन करके चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इंश्योर करना है कि हमें मैनुअली डिलीट करना है क्योंकि C++ में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती। तो इसको अब हम रन करते हैं तो यहाँ पे वो सेम होता है, यहाँ पे 0 की जगह 100 लिखना पड़ेगा एंड
आप चेक कर सकते हो। ओके, अब हम एक और वे पास बाय रेफरेंस जो कि C++ में अवेलेबल है, यानी कि हम रेफरेंस यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अलायस होता है यानी कि उसकी एक और नाम होता है, जैसे कि हम उसको यूज करते हैं। तो इसकी अगेन हमने वीडियोस बताई है कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को भी अगर हम पास करना चाहें एक फंक्शन को बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं, और इसको हम अलायस कहते हैं। यानी कि एक अलायस क्रिएट होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। एक्चुअली इसमें एडवांटेज क्या होता है कि रेफरेंस अवॉइड कॉपी ओवरराइट, यानी कि कोई नो कॉपी इज क्रिएटेड, ठीक है, और उसको यूज करते हैं, अलाइस को यूज करते हैं विद इन द फंक्शन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि आप इसमें क्या होगा कि एनी चेंजेस अगर हम ऑब्जेक्ट जो पास किया है उस इनसाइड द फंक्शन अगर उसमें चेंजेस परफॉर्म करते हैं, इट अफेक्ट्स, ठीक है। बट इसमें एडवांटेज क्या है कि कॉपी ओवरहेड नहीं होता, जो कि रेफरेंस वेरिएबल का एडवांटेज होता है, क्योंकि हम अलायस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक, जैसे कि अलायस का मतलब होता है कि आपका नाम एक पक्का नाम है, एक घर का नाम है, तो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट्स। तो जैसे कि अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल में, बट इसका जो सिंटेक्स होता है या वो बहुत ही सिंपल होता है रिलेटिव टर्म्स में। तो इस केस में हम अगेन वही क्लास ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस फंक्शन के अंदर नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसलिए इस रेफरेंस, ये जो b है ये है पैरामीटर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हमने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म किए। तो यहाँ पे हम इसके बाद जब यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करेंगे b1 के साथ, तो वो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो यू वांट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो इस केस में यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा रेफरेंस के केस में। फास्टर एंड मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि यूज्ड अगर हमने अवॉइड करना है लार्ज ऑब्जेक्ट्स की कॉपी करना, क्योंकि अलायस के केस में कॉपी नहीं होती, बस एक रेफरेंस के केस में यहाँ पे एक अलायस क्रिएट होता है। अब इसका सिंटेक्स पॉइंटर के कंपैरिजन वाले सिंटेक्स में जब हम पॉइंटर एज अ पॉइंटर पास करते हैं तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह लुक करता है, तो इसलिए इजी भी होता है। और एडवांटेज क्या है कि जैसे कि अगर हमने नल पॉइंटर के चेक्स नहीं लगाने पड़ते, जैसे हमें पहले देखा था, अगर नल पॉइंटर पास हो गया तो ये वाली स्टेप्स लिखो या ये स्टेटमेंट लिख दो, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पास हो गया। तो इसलिए यहाँ पे नो मेमोरी इश्यूज आते हैं हमारे पास, और नो मैनुअल डी रेफरेंसिंग अगर हमने यूज करना हो। तो ये सब के कारण हमारे पास पास बाय पॉइंटर को इजी पास बाय पॉइंटर से इजी माना जाता है पास बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इसको चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम कोड शो करने जा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को पास करेंगे बाय रेफरेंस। तो इसलिए हम वो सेम कोड जो पास बाय वैल्यू के है उसी क्लास के हम कॉपी कर लेते हैं। सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स के लिए हम हैश इंक्लूड वगैरह यूजिंग नेमस्पेस भी कर लेते हैं। अब इंट मेन यानी कि सेम ही कोड है शो करने के लिए, तो हमने इसको भी कॉपी कर लिया, फंक्शन को भी हम अभी फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस पास करना है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट पास होगा तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर होता है, यानी कि हम उसको बाय रेफरेंस पैरामीटर में रिसीव कराएंगे, तो इसलिए हमने एम्परसेंड लगा देनी। ये एम्परसेंड इंडिकेट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस रिसीव हुआ है। तो इस केस में जब ये फंक्शन के अंदर हम चेंजेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल है, इसका सिंटेक्स बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे ओरिजिनल में। तो जब हम डिस्प्ले फंक्शन के साथ कॉल करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो जो फंक्शन के अंदर चेंजेस परफॉर्म किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम रन करते हैं। एक मिनट, ये पुराना कोड रन हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको हम रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ जो की वैल्यू थी जो ऑब्जेक्ट की वो 100 से 200 हो गई, क्योंकि फंक्शन के अंदर चेंजेस परफॉर्म किए। पर यही अगर हम पास पे वैल्यू के केस में करते तो वहाँ पे ओरिजिनल की जो चेंजेस है फंक्शन के अंदर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। तो इसी चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने एम्परसेंड के साथ रेफरेंस को शो किया। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिटर्न ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि हम पास किया था उसी तरह हम रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन में से। तो इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है बाय वैल्यू, जिसमें कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड, यानी कि उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई जाती है और उसको रिटर्न किया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया,
तो यहाँ पे क्रिएट हमने ऑब्जेक्ट किया और उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इस केस में जो इसकी रिटर्न टाइप के साथ हमें यहाँ पे उस क्लास का नाम मेंशन करना होता है जिस टाइप का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। इसमें यहाँ पे कॉपी होता है, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो या उसके बाद होता है पास बाय रिटर्न बाय पॉइंटर, जिसमें हम हीप एलोकेटेड ऑब्जेक्ट, हीप एलोकेटेड का मतलब है कि जैसे हम न्यू ऑपरेटर के साथ क्रिएट होते हैं तो इस तरह से डायनेमिक ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है इसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट में ही यहाँ पे न्यू ऑक्स लिख दिया। तो यहाँ पे इसके साथ क्योंकि ये डायनेमिकली है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्लास के साथ इसका पॉइंटर्स वेरिएबल भी लिखना पड़ता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जब ये फंक्शन कॉल होता है तो वहां पे भी जो फंक्शन इसको इसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो भी एक डायनेमिक पॉइंटर को हैंडल करने के लिए अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो उसी तरह हमारे पास बाय रेफरेंस होता है एक और रिटर्न करने का, ऑब्जेक्ट करने का वे। तो इसमें रिटर्न्स अ रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए भी जैसे रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं तो उसका रिटर्न टाइप जैसे यहाँ पे तो नॉर्मल है, पर यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने उस पर्टिकुलर बॉक्स का रेफरेंस क्रिएट कर लिया। अब इसको हमने रिटर्न किया तो यहाँ पे जब वो उसको रिसीव होगा इसी को हमने रिटर्न कर दिया, सेम ऑब्जेक्ट को। तो रेफरेंस के लिए हमने ये लगाया। तो यहाँ पे जब वो रिटर्न टाइप उसकी होगी तो उसके साथ साथ हमें ये एम्परसेंड सिंबल लगाना पड़ता है इंडिकेट करने के लिए कि ये रेफरेंस रिटर्न हो रहा है। उसके अलावा आजकल हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स हैं C++11 में, जिसमें हम हीप एलोकेटेड ऑब्जेक्ट को स्मार्ट पॉइंटर्स के साथ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें जो मेमोरी की जो डी एलोकेशन वगैरह होती है वो हमें इजी हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका सिंटेक्स जैसे हमने अपने स्मार्ट पॉइंटर्स की वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें हम रिटर्न करेंगे मेक यूनिक बॉक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम स्मार्ट पॉइंटर्स की मदद के साथ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बॉक्स इसकी टाइप है और इस केस में मेक यूनिक होगा, और जब हम रिटर्न करेंगे तो यूनिक पॉइंटर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स के कब कब हम रिटर्न करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग है। अगर हमने एनकैप्सुलेट करना है और रिटर्न करने हैं रिजल्ट्स तो एक ऑब्जेक्ट बना के हम रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हमने न्यू टेम्पररी या डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करना है तो हमने इस केस में हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस टेम्पररी ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा रिटर्न के साथ ही हमने लिख दिया कि बॉक्स साइज या न्यू बॉक्स साइज। तो उस स्टेटमेंट्स के अंदर आप यानी यहाँ पे नोटिस किया कि हमने उस केस में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम लिख सकते हैं बॉक्स मेक बॉक्स और इस केस में इंट साइज। तो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया बॉक्स साइज। ये अभी भी थोड़ा सा आगे जाके आपको और क्लियर होगा कि ये अलग अलग सारे स्टडी कर लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे हमने न्यू टेम्पररी एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको रिटर्न कर दिया। तो एक तरीका ये है। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अभी हम आगे वाली थोड़े से लेक्चर्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो उस केस में भी हम यहाँ पे इस रिटर्न ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना है तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। तो अगर हमने ये जो बॉक्स बनाई हुई है क्लास, अगर मैं इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे, तो उस केस में दो ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करना हो, रिटर्न बॉक्स ए डॉट लेंथ प्लस बी डॉट लेंथ, तो वहां पे भी हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे इसकी टाइप होती है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वक्त भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हमने जब भी रिटर्न करना है तो अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। उसको भी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे अभी पहले हमने अलग अलग वेज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको और क्लियरली समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके एडवांटेजेस बहुत है। एक तो पहला है कि क्लीन एंड रीडेबल कोड। हमारा जो कोड होता है वो काफी क्लीन इसलिए होता है क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर इसमें दूसरा स्टेप होता है कि हमारे पास पहले तो हो गया क्लीन एंड रीडेबल कोड, फिर एनकैप्सुलेट्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनसाइड द फंक्शन, and just
रिटर्न्स लॉजिक। तो यहाँ पे एक मल्टीपल वेरिएबल्स ग्रुप करके हम यहाँ पे एक एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को जो एनकैप्सुलेट करके उसको रिटर्न करवा सकता है। तो अगर हम मॉडर्न सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस 11 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे जो रिटर्न होती है हम उसको करते हैं RVO, जिसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, या फिर हम मूव कंस्ट्रक्टर्स की मदद के साथ भी इसको यूज करके रिटर्न करवा सकते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बेनिफिशियल है। फिर हम कहते हैं कि ये सेफ है और स्कोप्ड है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रिटर्न बाय वैल्यू की जब हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराते हैं तो वो सेफली कॉपी होता है या मूव किया जाता है, नो डैंगलिंग रेफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है मेथड चेनिंग को भी, तो ये भी इसके एडवांटेज है कि हमारे पास जब हम वैल्यूज को रिटर्न करते हैं तो मेथड चेनिंग को भी ये सपोर्ट करता है। थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला हम क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस ओवरहेड होती है थोड़ी सी इसको परफॉर्म करते हुए। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंसी, पोटेंशियल फॉर इनएफिशिएंसी, क्योंकि अगर हम आरवी और या मॉडर्न सी प्लस प्लस कंपाइलर्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल इंप्रूव हो जाता है, बट अदरवाइज आरवी और मूव कंस्ट्रक्टर्स ना करें तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को हम जब रिटर्न करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है। फिर इसी तरह यहाँ पे रिटर्निंग लोकल रेफरेंसेस इज डेंजरस, ये भी एक पॉइंट है जो इसकी ड्रॉबैक है, क्योंकि लीड्स टू अनडिफाइंड बिहेवियर होता है ये। इसके अलावा एम्बिगिटी इन ओनरशिप, अब इस पॉइंट का यहाँ पे ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम रिटर्न करते हैं पॉइंटर्स, ये क्लियर नहीं होता कि हु ओन्स द मेमोरी, यानी कि अगर हमें इसे क्लियर करनी है मेमोरी को तो हमें फंक्शन में करनी है कि मेन में करनी। तो ये एम्बिगिटी इन ओनरशिप का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें ये नहीं क्लियर होता कि उसको ओन कौन कर रहा है, और उस वक्त हमें अगर मल्टीपल फंक्शन है तो अगर हमने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो कहाँ पे हमें उसको डीएलोकेट करना है। उसके अलावा कई बारी अननेसेसरी कॉपीज, इसका ये मतलब है कि पास बाय पॉइंटर या रेफरेंस के केस में ज़्यादा सेंस बनती है, बट वैल्यू के केस में अननेसेसरी कॉपीज आ जाती है। तो अब हम इसको आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा कि अब रिटर्न तो किए जा सकते हैं, तो बाय वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, तो उस केस में कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेड एंड रिटर्न। तो यहाँ पे हम इसी क्लास ऑब्जेक्ट की बॉक्स ऑब्जेक्ट क्लास की बात करते हैं जो हमने एग्जिस्टिंगली पहले पासिंग के केस में यूज की है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसने क्रिएट बॉक्स नाम का एक फंक्शन बना दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है। तो ये एक बेसिकली यहाँ पे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बी और नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसी को हमने क्रिएट करने के बाद रिटर्न कर दिया बाय वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्रिएट बॉक्स में अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉल करते हैं तो एक तरह से यहाँ पे एनोनिमस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमने इसको रिटर्न किया तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे क्रिएट होगा तो यहाँ पे वो रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट, और उसका हम डिस्प्ले कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉपी ऑब्जेक्ट की क्रिएट की जाती है, और यहाँ पे इंटरनली क्या होता है कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और उसको कॉपी करता है और उसको रिटर्न करवा देता है। ठीक है, तो जो C++11 है उसमें मूव कंस्ट्रक्टर्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ पे हमें एडवांटेजेस है, कॉपी नहीं करना पड़ता, या हमारे पास कंपाइलर्स स्पेशल रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं जो रिटर्न करने वक्त। तो हमारे पास इसमें रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉलर्स मेमोरी स्पेस। तो ये जो बोथ एडवांटेजेस होता है ओवर कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आजकल हम ये C++11 में यूज करते हैं या उसके ऑनवर्ड्स वाली में यूज करते हैं। अब इसमें यहाँ पे रिटर्न बाय वैल्यू के केस में अगर हमारे पास बात करें कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो वैल्यू, तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में ये प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि ओवरहेड बहुत होता है लार्ज ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का। तो इसलिए हम इसको यूज कब करते हैं, ये चीज का हमें ध्यान रखना है जब हमने एक न्यू टेम्पररी ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो ये क्लीन एंड एफिशिएंट होने के कारण, क्लीन एंड एफिशिएंट कोड
ठीक है, वे है एक रिटर्न करने का। अगर न्यू टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक न्यू और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, या रिटर्न द कैलकुलेटेड, या रिटर्न द, यहाँ पे हमने रिटर्न द कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। तो ये भी अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सिंपल मेथड है रिटर्न करने का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो मैंने पीछे बात की थी वहां पे भी हम यूज करते हैं रिटर्न बाय वैल्यू, तो वहां पे भी ये यूज होता है। अदरवाइज हमारे पास ये चेन्ड मेथड, जैसे कि अगर हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट है, उस केस में सेट एक्स नाम का फंक्शन है, सेट वाई है, अगर हमने इस तरह से काम करना है तो वहां पे भी रिटर्न बाय वैल्यू के केस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये भी एक चेन्ड मेथड की एग्जांपल है, चेन्ड मेथड्स। ठीक है, इसमें पहले ये कॉल किया, फिर हमने ये कॉल कर लिया, तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल आपको लिख दिया। तो इस तरह से ये ऑपरेटर रिटर्न बाय वैल्यू हम यूज करते हैं। तो हमारे पास इसकी एडवांटेज के लिए हम इसका एक कोड बनाते हैं और उसमें देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम कोड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम रिटर्न बाय वैल्यू को शो करेंगे। तो इसके लिए हम सेम क्लास हमने कॉपी कर लिए, साथ में हमने सी आउट के कॉरस्पॉन्डिंग आई इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह भी इंक्लूड कर लिए। तो हम यहाँ पे क्रिएट बॉक्स नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न बी लिख दिया हमने। अब इसकी रिटर्न टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग हमें उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है, तो हमने बॉक्स लिख दिया। अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन में हम इस ऑब्जेक्ट को जो हमने फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया उसका डिस्प्ले मेथड कॉल कर लेते हैं। तो डिस्प्ले एक तरह से एग्जांपल हो रहा है चेन्ड मेथड कॉल्स में। तो इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि वो फंक्शन क्रिएट हुआ और उसका डिस्प्ले फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ 100 डिस्प्ले हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये रिटर्न किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये चेन्ड मेथड कॉल्स है। तो इस तरह से रिटर्न बाय वैल्यू हमें हेल्पफुल होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बाय पॉइंटर की। पिछली वीडियो में पिछले केस में हमने डिस्कस किया रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना हो तो उस केस में पॉसिबल है हमारे पास सी प्लस प्लस में, बट उसमें हम जनरली यूज करते हैं जब हमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट का जो कि पॉइंट कर रहा होता है पॉइंटर, उसको रिटर्न करवाना हो। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हमने वही क्लास ले ली है जो हमने पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। तो बॉक्स क्लास के अंदर हमने यहाँ पे, अब इस केस में यहाँ पे हमने एक क्रिएट बॉक्स नाम का फंक्शन बनाया है जो कि एक वैल्यू को रिसीव करेगा, जो कि हमने लेंथ को इनिशियलाइज करनी है। पर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू के साथ। जैसे आप जानते हैं न्यू ऑपरेटर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करता है, और इसमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको साइज की वैल्यू यहाँ पे जाएगी और यहाँ से वो उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इसकी लेंथ की वैल्यू को 100 कर देगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो फंक्शन है रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ द हीप ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, उसका एड्रेस। तो एड्रेस को रिसीव कराने के लिए एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए। तो हमने जब बॉक्स क्लास को यहाँ पे मेंशन किया है कि हम बॉक्स क्लास को क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक पॉइंटर। तो कॉलर रिसीव्स अ पॉइंटर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योर करना है कि यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो कि हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। और दूसरा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे, तो इस केस में डिलीट कहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जब हमने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ और इस बी को हमने जब डिस्प्ले किया उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। बट यहाँ पे जो कॉलर है, यानी कि यहाँ पे इंश्योर, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कॉलर जो कॉल कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे ये है कॉलर, जैसे कि यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे हमें इसको डिलीट करना है, ना कि यहाँ पे ये एक हमें पॉइंट का ध्यान देना पड़ता है जो हमने पीछे केस में डिस्कस भी किया था। तो इस केस में जब हम इसको डिलीट करेंगे, इसको इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीट, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, इट इज रिटर्निंग द एड्रेस, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंटर लिख दिया है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया डायनेमिक के केस में। अगर ये डायनेमिक ना होता, जैसे कि नॉर्मल केस में बात करते हैं, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे डायनेमिक की जगह, अगर यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम आनी थी उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न
बी, जैसे कि हमने लिखा है। तो ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट या जो हमने लोकल ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस केस में होना क्या था कि जैसे ही फंक्शन एग्जिट करना था तो उसका स्कोप खत्म हो जाना था और नो, ये जो ऑब्जेक्ट था नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इस केस में उसको पता नहीं चलना था कि ये ऑब्जेक्ट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जानी थी। तो इसका एक सोल्यूशन एक तो है कि हम इसको स्टैटिक लिखते हैं यहाँ पे, ताकि इसकी लाइफ टाइम बढ़ा सके। दूसरा इसका एक और सोल्यूशन होता है कि हम यहाँ पे जैसे C++11 में या उसके आगे ऑनवर्ड्स, तो हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिक पॉइंटर बॉक्स, और इसके आगे फंक्शन का नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंट साइज। और इस केस में हम रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, रिटर्न यूनिक, और यहाँ पे और ये स्टेटमेंट क्लोजिंग। तो ये भी एक ऑल्टरनेट है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जनरली स्टैटिक केस में इस आगे कैसे मैनेज करना है वो कोड में मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसको यूज करने के लिए कब कब यूज करना चाहिए, अगर हमने ऐसा कोई कुछ करना है कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द फंक्शन एग्जिस्ट कर सके, तो बट ऑब्वियस है कि हम इस तरह से बाय पॉइंटर रिटर्न करेंगे। फिर हमने पिछले केस में देखा कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और उस केस में लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में इश्यूज आ जाते हैं। तो ओल्डर C++ में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट को लार्ज ऑब्जेक्ट को मैनेज करना होता है। क्योंकि ओल्डर इसलिए लिखा क्योंकि नई में मूव कंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं, तो उसकी मदद के साथ ये RVO हो गया है, तो उस करके हमारे पास वहाँ पे इतना इश्यूज नहीं होते C++11 ऑनवर्ड्स में। पर अदरवाइज लार्ज ऑब्जेक्ट का इशू आता है। तो इसमें क्यों इशू नहीं आता, इसमें भी जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक कॉपी क्रिएट होती है, बट यहाँ पे किसकी कॉपी क्रिएट हो रही है, एड्रेस की, एड्रेस ऑफ दैट हीप ऑब्जेक्ट। तो इसका एड्रेस आ रहा है, तो इस करके हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स को जब हम रिटर्न करते हैं तो ये एक इशू नहीं क्रिएट करता। अदरवाइज ये पॉलीमॉर्फिज्म में भी यूज होता है, जब हमने बेस क्लास का पॉइंटर रिटर्न करना हो टू द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये चीज का हमें ध्यान करना है। एक और चीज होती है कि अगर हमने रिटर्निंग यहाँ पे कंडीशनली करना हो, रिटर्न कंडीशनली, रिटर्न कंडीशनली, इसका ये मतलब है कि अगर हमें नल वैल्यू रिसीव हो रही है तो हम कोई यहाँ पे कंडीशन बेस में या कोई स्टेटमेंट आउटपुट में सी आउट वगैरह लिखे, और अगर ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो इस तरह से कंडीशनली भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पहली बात कि हमें यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करें, पहली है मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ पे जब डायनेमिकली किया तो हमें मैनुअली, क्योंकि C++ में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती, तो इस करके हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब और कहाँ डिलीट करना है। तो ये भी एक इशू हो जाता है कि अदरवाइज मेमोरी लीक की इशू आ जाती है। फिर इसका ऑटोमेटिक लाइफ टाइम नहीं होता। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली क्लीन अप नहीं होगा, हमें मैनुअली यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट के साथ उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे कई बार ये भी इशू आ जाता है, नल या डैंगलिंग पॉइंटर हमारे पास रिसीव हो जाता है कि पॉइंटर डिलीट हो गया बट हम उसको फिर भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास, क्योंकि अगर हम अर्ली रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं तो उस केस में या इनवैलिड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तब भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जब थ्रेड्स के प्रोग्राम में, तो थ्रेड के प्रोग्राम में काम करते हुए अगर हम रिटर्न बाय पॉइंटर इशू यूज करते हैं तो थ्रेड सेफ्टी इश्यूज भी आ सकते हैं, कि अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो शेयर किया गया है थ्रू पॉइंटर्स विदाउट प्रॉपर केयर, तो हमारे पास रेस कंडीशन भी आ सकती है। अब हम इसका कोड देखते हैं कैसे काम करता है, उसको रन करके देखते हैं। हम बात करने जा रहे हैं रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट बाय पॉइंटर। तो उसके लिए हमने सेम क्लास कॉपी कर ली है जो हम पहले यूज कर रहे हैं, और उसमें हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं टू हाउ टू रिटर्न अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाय पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन।
तो इस केस में हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम वो ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हमने न्यू ऑपरेटर की मदद ली है। अब यहाँ पे हम साइज खुद स्पेसिफाई करते हैं जो उसको रिसीव होगा, और क्योंकि ये न्यू ऑपरेटर एक एड्रेस रिटर्न करता है तो उसके रिटर्न टाइप में हमें पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन है जो शो कर रहा है हाउ टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन, और ये डायनेमिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है। अब हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट के लिए हमने बॉक्स बी लिखा है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने डायनेमिकली क्रिएट किया है तो हमें रिटर्न टाइप पॉइंटर के साथ मेंशन करके इसलिए हमने एस्टेरिस्क सिंबल भी डाल दिया। तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। डिलीट इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि C++ में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होती, तो डायनेमिकली क्रिएटेड को हमें डिलीट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डी एलोकेट करना पड़ेगा, और अब देखिए डिस्प्ले के साथ वो लेंथ की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है करेक्टली। अब हम बात करेंगे अगर हम डायनेमिकली नहीं क्रिएट करना चाहते और नॉर्मल वेरिएबल जैसे कि हम पहले क्रिएट कर रहे हैं वैसे करते हैं और उसका हम एड्रेस रिटर्न करवा देते हैं क्योंकि हमने शो करना है रिटर्न बाय पॉइंटर। तो इस केस में जब हम ऐसा लिखते हैं रिटर्निंग एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको अगर हम करते हैं तो उस केस में हम नोटिस करते हैं कि हमें एरर दे रहा है कि एक लोकल वेरिएबल को रिटर्न करे। ऐसा इसलिए कि जैसे ही वो फंक्शन एग्जिट करता है तो उसका जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, इसको स्टैटिक लिख देते हैं। स्टैटिक से करेक्ट हो जाता है। बट स्टैटिक में एक इशू क्या होता है कि अगर हम मान लो एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके लिए भी हम क्रिएट बॉक्स कॉल करते हैं। अब इसके केस में जब उसकी लेंथ की वैल्यू उसने 100 सेट कर दी है तो वो अगले के लिए भी 100 ही रखेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते चाहे हम जितने मर्जी बार उसको कॉल कर ले। तो इसलिए यहाँ पे एक इशू होता है। इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि C++11 में हमारे पास स्मार्ट पॉइंटर्स आ गए, तो हम इसको स्मार्ट पॉइंटर्स के साथ भी करके दिखाते हैं। उसके लिए हमें हैश इंक्लूड हेडर फाइल मेमोरी को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम स्मार्ट पॉइंटर्स को यूज कर सकें। अब यहाँ पे हम एक क्रिएट बॉक्स फंक्शन बनाते हैं और इसमें हम मेक अंडरस्कोर यूनिक बॉक्स साइज, और इसकी रिटर्न टाइप, हाँ रिटर्न करते हैं तो इसलिए रिटर्न टाइप यूनिक अंडरस्कोर ptr लिखना पड़ेगा। बॉक्स फंक्शन का नाम मिस हो गया था, ओके। तो यहाँ पे इंश्योर करना बी कैपिटल आना, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने डायनेमिकली की जगह हमने स्मार्ट पॉइंटर्स यूज किया है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा कि हमें गार्बेज कलेक्शन का मैनुअली जैसे करते हैं वैसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन कर देगा। तो इसलिए हमें हम डिलीट स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बार इसको 100 ऐसे नहीं लिखते कि जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल में लिखते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया। तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा उसको वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो हम इसके लिए लिखेंगे इसका क्रिएट बॉक्स। अब ये करेक्टली चलेगा, ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फंक्शन बाय रेफरेंस। तो अभी तक हमने बाय वैल्यू और बाय पॉइंटर डिस्कस किया है। अब फंक्शन जो है रेफरेंस यानी कि जो अलाइज की हम बात कर रहे हैं, टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकता है रेदर देन कॉपी। तो हमने ये रेफरेंस वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में भी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फंक्शन एक रिटर्न करता है रेफरेंस तो उस केस में हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है बाय रेफरेंस, तो हम इस केस में कहते हैं रिटर्न ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस वाला केस है। अब इस केस में रेफरेंसिंग का फायदा क्या होता है कि ये कॉपी का ओवरहेड अवॉइड करता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और दूसरा कि चेंजेस अगर हम परफॉर्म करते हैं बाय रेफरेंस वेरिएबल तो उसमें ओरिजिनल पे भी अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम वही क्लास ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जैसे कि हमने एग्जिस्टिंग यूज की हुई है सभी कोड में। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि रेफरेंस जब भी हम रिटर्न करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर, तो यहाँ पे
हमने अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है जब मतलब हमने उसको पहले बिफोर करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोकल नहीं ले सकते, तो इस करके हम उसको पहले बिफोर में ग्लोबल ले लेते हैं, या हम स्टैटिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे, और दूसरा, रिटर्न्ड रेफरेंस मस्ट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न, ऐसी रेफरेंस रिटर्न करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके साथ एम्परसेंड लगाया हुआ है। नॉर्मल हम ग्लोबल वेरिएबल एक बना के उसको रिटर्न कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम चाहते हैं कि रिटर्न्ड रेफरेंस, ये जो हम बात कर रहे हैं, रिटर्न्ड रेफरेंस must refer to an object that still exists after function call। तो वो कब हो सकता है, या तो आप स्टैटिक बनाएं आफ्टर फंक्शन कॉल, या ग्लोबल बनाएं। तो यहाँ पे हमने इसको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्लास के बाद बिफोर द मेन यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये है, और न्यू ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट नहीं होता लाइस में, ठीक है, या कॉपीड भी नहीं होता, तो इसमें कॉपी ओवरहेड तो अवॉइड हो ही जाता है। तो रेफरेंसेस का एक अलायस होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके दो नाम है, एक घर वाला एक बाहर वाला, तो दिस इज द सेम अलायस, और चेंजेस जो भी हम परफॉर्म करेंगे रेफरेंस पे वो अफेक्ट करेगा ओरिजिनल पे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया है तो ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, एक रेफरेंस रिटर्न करेगा इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमने ग्लोबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक फंक्शन क्या कहते हैं, ग्लोबल बॉक्स नाम का फंक्शन जो है, यहाँ पे ग्लोबल बॉक्स जो हमने फंक्शन कॉल किया है, यहाँ से एक वो रिटर्न करेगा इस ग्लोबल बॉक्स को, और इस ग्लोबल बॉक्स में क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ग्लोबल वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको 100 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इस केस में हम उसका रेफरेंस रिटर्न करेंगे, तो इस केस में उस रिसीविंग जो हमारे पास, जहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं इस फंक्शन कॉल को, तो वहां पे भी हमें रेफरेंस लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लेंथ चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, और अब अगर हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो लेंथ की वैल्यू अब 100 की जगह 200 हो जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। हम अब आगे चलते हैं, इसकी हम बात करते हैं व्हेन टू यूज। तो व्हेन टू यूज में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जब हम कॉपिंग लार्ज ऑब्जेक्ट। अब कॉपिंग लार्ज ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि रेफरेंसेस हमने कहा है अवॉइड्स कॉपी ओवरहेड। तो अगर हम लार्ज ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने वैल्यू के केस में देखा हमें इशू आता है, हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं, बट उसका सिंटेक्स थोड़ा ओवरहेड ज्यादा होता है, उसको कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स होता है, बट ये रिलेटिवली इजी सिंटेक्स है। तो इसलिए कॉपिंग लार्ज ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये कॉपी ओवरहेड को अवॉइड करता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अलाउइंग मॉडिफाइंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो क्योंकि अलाउ मॉडिफाई करता है, तो इसलिए चेंजेस बाय रेफरेंस अफेक्ट द ओरिजिनल, ये हमने ये भी लिखा है। तो इस पॉइंट करके ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस परफॉर्म करता है। फिर एक्सेस एंड रिटर्न मेंबर ऑफ और ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो अगर हमको, हमने कंडीशन बोली थी कि ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड पहले तो बिफोर, एंड इट शुड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट दैट स्टिल एग्जिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एल्सवेयर, हम जैसे अगर हम इस सिनेरियो में कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो उसलिए बेटर होता है कि हम बाय रेफरेंस ही रिटर्न करें। तो ये चीज एक्सेस एंड रिटर्न मेंबर ऑफ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी जो लाइफ टाइम है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे तभी हम उसको यूज करेंगे आफ्टर, क्योंकि अगर लोकल होगा तो वहां से जब एग्जिट करेगा फंक्शन को तो वहां से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये हम आगे कंस्ट्रक्टर्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं कि डायरेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरनल एलिमेंट्स अगर हमने करना हो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि हम बात करें लिमिटेशंस, तो पहली की बात करें तो कैनॉट रिटर्न रेफरेंस टू लोकल ऑब्जेक्ट, कैनॉट
रिटर्न रेफरेंस टू लोकल ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट का जैसे ही फंक्शन एग्जिट होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इस करके उस केस में अनडिफाइंड बिहेवियर ये शो कर सकता है। दूसरा है कि इसकी लाइफ टाइम इश्यूज आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर रेफरेंस जो है वो आउटलिव्स द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हमारे पास डैंगलिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। मतलब उस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करता पर हम उसको रेफर कर रहे हैं, तो उस केस में लाइफ टाइम इश्यूज का मतलब है कि रेफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है, रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है बट ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तीसरा पॉइंट की बात करें जो इसके लिए एक इशू है वो है साइड इफेक्ट्स लिमिटेशन है। इसका मतलब है कॉलर कैन अनइंटेंशनली मॉडिफाई, ग्लोबल है ना, तो कैन अनइंटेंशनली मॉडिफाई द इंटरनल डेटा, तो एक इशू हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और फाइनली नो ओनरशिप ट्रांसफर। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसका ये मतलब है रेफरेंसेस हमारे पास ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करते। इन मेमोरी मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक अलाइस क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि जब हम रिटर्न करते हैं रेफरेंस, तो उस केस में एक अलाइस ही क्रिएट हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो पर इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिटर्न करते हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट एक फंक्शन से रिटर्न करना है बाय रेफरेंस। तो इसका कोड देखते हैं कैसे काम करता है। हम बात करने जा रहे हैं रिटर्निंग बाय रेफरेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे वही कोड जो हमने पिछले कोड में क्लास यूज़ की है उसी को बॉक्स क्लास को यूज़ किया और सी आउट के लिए इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को मैं अपने फंक्शन जो मैं बनाने जा रहा हूँ जो रिटर्न करेगा रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, उसको रिटर्न करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम रख दिया गेट ग्लोबल बॉक्स और ये जो मैंने ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया इसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। अब रिटर्न कराने के लिए क्योंकि ये रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न करना है, तो इसलिए मैं एम्परसेंड सिंबल लगा रहा हूँ, फंक्शन रिटर्निंग रेफरेंस। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया उसको कॉल करूंगा और वो उसको रेफरेंस रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम है गेट ग्लोबल बॉक्स। अब इसको कॉल करने पे ये भी रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग रिसीविंग मैंने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है वो भी एक रेफरेंस टाइप होना चाहिए। कॉल टू फंक्शन रिटर्न रेफरेंस टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब इस बी के थ्रू अगर मैं डिस्प्ले कॉल करता हूँ पहले, तो यहाँ पे ग्लोबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। अब उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं लेंथ को मॉडिफाई कर देता हूँ और फिर डिस्प्ले कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाना चाहिए क्योंकि हमने कहा है रेफरेंस के थ्रू वो मॉडिफिकेशन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कर देता है। तो इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट में चेंजेस हो गई हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके, subscribe, like, share